जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 12th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर है ये उपनिवेशवाद और देहात। ये हिस्ट्री में 3 पार्ट दिए गए हैं, उसके 3rd पार्ट में है ये। इस अध्याय में हम देखेंगे कि औपनिवेशिक शासन का अर्थ उन लोगों के लिए क्या था जो देहात में रहते थे। इस अध्याय के माध्यम से आप बंगाल के जमींदारों से मिलेंगे और राजमहल की पहाड़ियों की यात्रा करेंगे, जहां पहाड़ियाँ और संथाल लोग रहते थे, और फिर वहां से दक्कन की ओर आगे बढ़ेंगे कि संथाल लोग और राजमहल की पहाड़ियों वाले लोग किन औजारों से खेती करते थे, क्या वहाँ की व्यवस्था थी। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे और फिर आगे देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने देहात में अपना राज कैसे स्थापित किया और अपनी राजस्व नीतियों को कैसे कार्यान्वित किया। भिन्न भिन्न वर्गों के लोगों के लिए इन नीतियों का क्या मतलब था और उन्होंने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को कैसे बदल दिया। एक शब्द यहाँ आएगा औपनिवेशिक। उपनिवेशवाद अलग चीज़ है, एक आएगा औपनिवेशिक। ये क्या होता है? अंग्रेज़ों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर शासन किया। उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया। अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया। ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मानवताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज व तौर तरीक़ों में बदलाव आए। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। क्लियर हो गया? फिर उपनिवेशवाद क्या है? उपनिवेशवाद विशेष रूप से मात्र राष्ट्र के लिए औपनिवेशिक भूमि में संसाधनों के दोहन के लिए उपनिवेश को प्राप्त करने और बनाए रखने की नीति को संदर्भित करता है। मतलब यह है कि स्वदेशी बहुमत और अल्पसंख्यक विदेशी आक्रमणकारियों के बीच का संबंध, या इसे यूँ भी कहा जा सकता है कि जो कमज़ोर देश हैं उन पर, कमज़ोर देश पर जो सक्षम देश हैं उनका आर्थिक रूप से दोहन। ईस्ट इंडिया कंपनी, पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी, सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल किया, जिससे कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। इस इजाज़तनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी की होड़ नहीं कर सकती थी। अर्थात कहने का मतलब है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन भारत में 1600 ईस्वी में हुआ और उस समय उस कंपनी की होड़ कोई नहीं कर सकता था। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को डी गामा ने 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में डच भी हिंद महासागर से व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे और कुछ समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आए। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार की शुरुआत करने पहुंच गई। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारी को उस ज़माने में फैक्टर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? फैक्टर कहा जाता था। ईस्वी में 96 ईस्वी तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। 2 साल बाद उसने मुग़ल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली। इनमें से एक गांव कालीकाता था जो बाद में कलकत्ता बना। ठीक है, यानी 3 गांवों की जमींदारी को ही खरीद ली और उसमें से एक गांव कालीकता बना। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुग़ल सम्राट
औरंगज़ेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। फिर प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में। रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। हम कंटिन्यू इसलिए पढ़ रहे हैं ये शुरू से, ताकि एक रूपरेखा बन जाए, कहीं भी कुछ छूटे नहीं। ये 12th वालों के लिए नहीं, और 12th वालों के लिए ही काफ़ी नहीं है। ये जो मैटर है ये ग्रेजुएशन वालों के लिए भी है। कंपनी दीवान बन गई। 12 अगस्त 1765 को मुग़ल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात कर दिया। बंगाल की दीवानी, हाथ आ जाना, अंग्रेज़ों के लिए एक निश्चय ही एक बड़ी घटना थी। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई। यानी कंपनी के हाथ में बंगाल, सबसे पहले बंगाल आया, बंगाल का दीवान वहाँ तैनात कर दिया गया। अब कंपनी की आमदनी की बात आती है तो वो कहाँ से आएगी? कंपनी दीवान तो बन गई, लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, लेकिन उसके आंकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। उसकी कोशिश यही थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। सूती और रेशमी कपड़े से बड़ी आमदनी होती है, ठीक है। फिर 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का कुल मूल्य 2 गुना हो चुका था। 1865 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने चांदी का आयात करती थी और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। अब कंपनी में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जाती हैं। क्लियर। खेती में सुधार की आवश्यकता हुई और फिर 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ, जिसे स्तंभधारी राजस्व व्यवस्था भी कहा जाता है। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी। भाई कोई ना कोई तो कर वसूल करके ईस्ट इंडिया कंपनी तक पहुंचाएगा और उन्हें किसानों से लगान वसूलने और अपनी कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा। ये तो है अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये है जमींदार और ये किसान, ठीक है। तो इनसे राजस्व ये लेते थे, यानी टैक्स लेते थे, और टैक्स लेकर ये ईस्ट इंडिया कंपनी में जमा कराते थे। तो ये एक क्रम से प्रक्रिया चलती थी। कई बार किसानों से ली जाने वाली रकम ज़्यादा भी हो जाती और कई बार कम भी हो जाती थी, और कम हो जाने के चक्कर में अगर ज़मींदार उसे समय से नहीं चुका पाता तो उनकी ज़मींदारी नीलाम हो सकती थी। आइए आगे देखते हैं कैसे ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना हुई, ठीक है। 1840 से 1856 ईस्वी में भारत में अंग्रेजी की प्रभुसत्ता स्थापित हो गई। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। 1857 में ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह हो गया और भारत में औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम बंगाल में स्थापित किया गया। ये लाइन मैं बार बार बोलती हूँ। भारत में सबसे पहले औपनिवेशिक शासन कहाँ स्थापित किया गया? बंगाल में। यही वह प्रांत था जहाँ सबसे पहले ग्रामीण समाज को पुनर्व्यवस्थित करने और भूमि संबंधी अधिकारों की नई व्यवस्था तथा नई राजस्व प्रणाली स्थापित करने के प्रयास किए गए, और यहीं से बंगाल के किसानों से जमींदारों द्वारा जो कर व्यवस्था लागू की गई थी उसे कहा गया स्तंभधारी बंदोबस्त। 1793 में स्तंभधारी बंदोबस्त बंगाल के राजाओं और तालुकदारों के साथ लागू किया गया। उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल था। इसे जमींदार कहा गया और इसका कार्य सदा के लिए एक निर्धारित कर का संग्रह किसानों से करना था। इसे सूर्यास्त विधि भी कहा जाता है। सूर्यास्त विधि के अंतर्गत क्या होता है कि एक महीने के अंदर एक निश्चित तारीख को, ये पूरा महीना हो गया, एक निश्चित तारीख को सूर्य अस्त होने से पहले वह राजस्व राशि जमा करा दी जाती थी। अगर नहीं करा दी जाती तो उस पर सूर्यास्त कानून लागू कर दिया जाता था। और ये जो व्यवस्था मैंने बताई आपको, स्तंभधारी व्यवस्था, ये है महालवाड़ी व्यवस्था, ठीक है।
जो मध्य प्रांत में है, और 30%। ये रेतवाड़ी व्यवस्था, ये है आपके 51%। और ये स्थायी बंदोबस्त, जिसे कहा जाता है स्तम्भरारी, ये है आपके 19%। ये कहाँ है? रेतवाड़ी व्यवस्था है बम्बई और मद्रास। और ये स्थायी बंदोबस्त है आपके, ये है आपके बंगाल में। रेतवाड़ी व्यवस्था की थी मुनरो ने, स्तम्भरारी की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और यहीं से पाठ की शुरुआत करते हैं कि भारत में औपनिवेशिक शासन सबसे पहले कहाँ हुआ, ठीक है, और उसके बाद में स्तम्भरारी बंदोबस्त व्यवस्था चालू हो गई। मैं वीडियो आज छोटे छोटे बनाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।